हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। इसकी हम आज व्यवसाय संगठन के स्वरूप का जो कोई दूसरा अध्याय है जिसमें से स्टडीज़ का 11th का इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने व्यवसाय संगठन के स्वरूप क्या है उनको समझा और सोल प्रोप्राइटरशिप को भी हमने समझ गया था। आज हम इसमें पार्टनरशिप समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और चैप्टर 1 को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका परिचय। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में सहमति से किसी व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाते हैं, उसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, तो उस व्यवसाय को साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। इस व्यवसाय को चलाने वाले व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है। अब साधारण सी भाषा में साझेदारी का अगर परिचय समझें, आप भी जब कोई काम करना होता है तो आप भी जब एक अकेले व्यक्ति से नहीं होता है तो आप सोचते हो कि यार 4 दोस्त साथ में आ जाते हैं और इस काम को फिनिश करते हैं। या आपके शिक्षक भी कोई कक्षा का कार्य होता है या कोई स्कूल का कार्य होता है तो एक नहीं 2-4 बच्चों को मिलकर उसको करने के लिए दे देते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ जब लोग मिलकर काम कर रहे हैं कहीं न कहीं तो वो पार्टनरशिप हो जाता है। लेकिन आप लोगों का वो काम जो आप स्कूल में मिलकर कर रहे हो वो पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय में जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है, किसी लाभ कमाने के उद्देश्य से हमें उस व्यवसाय को संचालित करना चाहिए और दूसरा उस लाभ हानि को आपस में बांटना भी चाहिए। और स्कूल में जब आपको कोई काम दिया जाता है तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन ये समझाने के लिए कि काम किस तरीके से होता है मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें हो सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी साझेदारी। अब इसका अर्थ समझते हैं, जो कि साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार दिया गया है। तो इसमें साझेदारी तब बनती है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सभी या किसी एक व्यवसाय से संबंधित लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। बात वही है, लेकिन ये बात वो बताई गई है जो साझेदारी अधिनियम में दी गई है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, आप इसे एनसीईआरटी से देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन दी गई है जो कि होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं जो हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले विशेषताएं कहाँ से निकल कर आती हैं, उसकी डेफिनेशन से कि वो आखिर है, वही उसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं। देखा हमने कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा है कि उनका काम क्या होना चाहिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से। ऐसा नहीं है कि कहीं ग्रुप बना के हो गए और कुछ काम कर रहे हैं, कोई सेवा का काम कर रहे हैं तो वो साझेदारी हो गई, नहीं, लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद पूंजी, श्रम या कौशल का योगदान होना चाहिए। मतलब पूंजी हो गई, श्रम हो गया और कौशल, सभी साझेदार आपस में उस चीज़ के लिए योगदान कर रहे हों। लाभ हानि का बंटवारा साझेदारी समझौते के अनुसार होता है। हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे कि साझेदारी समझौता क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उनके जो समझौते में लिखा गया है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, लाभ हानि का बंटवारा होना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक साझेदार का व्यवसाय के एजेंट और स्वामी दोनों होता है। मतलब हर व्यक्ति जो है वो व्यापार का स्वामी भी है और एजेंट के रूप में वो काम भी कर रहा है। मतलब अगर कोई दूसरा साझेदार निर्णय लेगा तो वो मतलब उसके निर्णय से बाकी सभी साझेदार अफेक्ट होंगे। ठीक है, अगला है असीमित दायित्व। तो प्रत्येक साझेदार का व्यवसाय के सभी ऋणों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब यहाँ पर भी क्या है, साझेदारों के असीमित दायित्व होते हैं। तीसरा है यहाँ पर साझेदार की सहमति को नए साझेदार के प्रवेश और किसी के निकास से वह स्मृति संभव है। मतलब किसी नए साझेदार का आगमन और निकास, अगर किसी नए साझेदार को लेके आना है या फिर उसे हमें क्या करना है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति होनी है, मतलब जाना है, तो इसके लिए सभी साझेदारों की सहमति क्या है, जरूरी है। उसके अलावा आता है व्यवसाय निरंतरता। तो किसी एक साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन, निकास से साझेदारी समाप्त हो जाती है जब तक पुनः सहमति ना हो। मतलब इसमें कुछ परिस्थितियां हैं कि साझेदार, कोई नया साझेदार आता है या फिर कोई साझेदार सेवानिवृत्त होता है या कोई दिवालिया हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इन परिस्थितियों में साझेदारी समाप्त हो जाती है। मतलब हमने जो साझेदारी समझौता किया है बेसिकली वो समाप्त हो जाता है और वापस साझेदारी को कंटिन्यू करा जा सकता है, किससे, बाकी सबकी सहमति से। फिर से वो समझौता बनाएंगे और फिर से उस साझेदारी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद कानूनी स्थिति। तो यह कोई पृथक कानूनी इकाई नहीं है, जैसा कि हमने काय में पढ़ा था,
जैसा कि हमने पढ़ा था एकल स्वामित्व में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, वैसे ही यहाँ पर भी इन लोगों का क्या है, कोई पृथक कानूनी इकाई नहीं है। अगर कुछ भी लॉस होता है तो इनको भी पर्सनल अपनी संपत्ति से उसका भुगतान करना पड़ सकता है। तो ये कुछ क्या थी इसकी विशेषताएं कि एक्चुअल में साझेदारी हमारी होती क्या है। अब साझेदारी के कुछ लाभ हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अधिक पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। अधिक पूंजी की व्यवस्था कैसे हो जाती है, हमने जब एकल स्वामित्व पढ़ा तो उसकी अपेक्षा इसमें पूंजी, क्योंकि कुछ लोग हैं, इसमें से एक अकेला व्यक्ति था, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पैसा लगा रहे हैं, तो पूंजी ज़्यादा हो जाएगी। कार्य का विभाजन, सोल प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा इसमें कार्य का विभाजन कुछ लोगों में हो जाएगा। प्रबंधन कुशलता, और एक की जगह अगर 4 व्यक्ति कार्य करेंगे तो 4 अलग-अलग तरीके से वो काम हो सकता है, इसलिए प्रबंधन कुशल हो जाता है। गोपनीयता इसमें भी बनी रहती है कि इन्हें इनके खाते वगैरह पब्लिकली दिखाने की या कहीं रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो गोपनीयता बनी रहती है। निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते, लिमिटेड लोग बहुत ज़्यादा नहीं है तो निर्णय जल्दी लिए जा सकते हैं। इसमें भी लचीलापन होता है, सबकी सहमति से कुछ भी परिवर्तन संभव है। और व्यक्तिगत देख रेख और ध्यान संभव है, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं और उनका बिजनेस लिमिटेड है, तो आराम से इसमें काम हो जाता है। इसकी सीमाएं भी देख लेते हैं। सीमाएं वही हैं कि असीमित दायित्व है सभी साझेदारों के। पूंजी की कमी देखने को मिलती है, कि कंपनी की अपेक्षा अगर देखें तो इसमें पूंजी कम ही रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन और दूसरे प्रकार है उनकी अपेक्षा इसमें कम है। प्रबंधन में मतभेद की संभावना, तो 4 लोग होंगे, 4 अलग अलग तरीके से सोच रहे होंगे वो, तो मतभेद की संभावना कॉमन सी बात है, सामान्य मानवीय स्वभाव है और होने की संभावना बनी रहती है। निरंतरता का अभाव, निरंतरता का अभाव कैसा रहता है, निरंतरता का अभाव ऐसा कि कोई नया साझेदार आ गया है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई दिवालिया हो गया, ठीक है, या फिर कोई सेवानिवृत्त होना चाहता है, तो वो साझेदारी समाप्त हो जाती है। साझेदार की अयोग्यता और कर्मठता का अभाव, कभी कभी जरूरी नहीं है कि सभी साझेदार योग्य ही हों और काम बेहतर तरीके से करना ही चाहते हैं, तो ये भी चीज़ देखने को मिलती है। धोखे या असत्य निष्ठा का खतरा, अब कोई साझेदार धोखा भी दे सकता है या सत्यनिष्ठा भी हो सकती है। एकमत निर्णय का अभाव, कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो सभी लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, जिससे मतभेद की संभावना उत्पन्न हो सकती है। तो ये हमने इसके देख लिए लाभ और ये देख लिए हमने इसकी कुछ हानियाँ। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मेडिकल स्टोर, कपड़े की दुकान, वकीलों की फर्म या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, बेसिकली जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए साझेदारी हो गई। लेकिन ज़रूरी क्या है कि लाभ के उद्देश्य से होना चाहिए और वो जो भी लाभ हानि उससे मिल रहा है उसे आपस में बांटा जाना चाहिए। यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है कि कोई भी अवैध व्यापार नहीं होना चाहिए, कोई भी इलीगल कार्य नहीं होना चाहिए। कानून की नज़र में वो एक अच्छा कार्य हो और कानून के अनुसार वो उसको कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार में सबसे पहले साझेदारी को अलग अलग आधार पर इसके प्रकारों को बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग प्रकार कैसा बांटा गया है, देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कार्य के आधार पर बांटा गया है। कार्य के आधार पर कैसा, एक सक्रिय साझेदारी या दूसरी हो जाती है निष्क्रिय साझेदारी, जिसमें सभी साझेदार व्यवसाय के कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब कैसी साझेदारी, जिसमें जितने भी साझेदार हैं वो काम को करवा रहे हैं, सभी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, तो कौन सी होगी सक्रिय साझेदारी। निष्क्रिय साझेदारी, जिसमें कुछ साझेदार केवल पूंजी लगाते हैं, व्यवसाय के कामों में भाग नहीं। निष्क्रिय मतलब निष्क्रिय वर्ड से ही कर रहा है कि वो भैया कोई क्रिया नहीं कर रहा है, मतलब पूंजी या पैसा तो लगा रहा है लेकिन जो रोजमर्रा के व्यवसाय के काम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये कौन सी हो गई निष्क्रिय साझेदारी। तो ये कौन किस आधार पर बांटा, ये बांटा गया है कार्य के आधार पर। उसके बाद हम देखते हैं दायित्व के आधार पर साझेदारी को। ठीक है, तो दायित्व के आधार पर भी साझेदारी 2 प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो होती है सामान्य साझेदारी। सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, जो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 द्वारा शासित है। तो यह वही साझेदारी है जिसको हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। और दूसरी है सीमित दायित्व वाली साझेदारी, जिसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। यह भारतीय सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 द्वारा शासित है। मतलब जो सीमित दायित्व वाली साझेदारी है, इसका अपना एक अधिनियम है जो कि 2008 द्वारा शासित है। इसमें कम से कम 2 साझेदार होते हैं जिनका दायित्व उनके निवेश तक सीमित होता है। अब यहाँ पर क्या है, सीमित दायित्व वाली है तो उनका दायित्व कैसा है, सीमित है। किस चीज़ से सीमित है, उनने जितना पैसा लगाया है, जितना निवेश किया है, उसके उनके हिस्से तक
सीमित है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो न्यूनतम 2 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जो सामान्य साझेदारी है उसमें साझेदारों की संख्या पर एक सीमा लगाई गई है, लेकिन जो सीमित दायित्व वाली साझेदारी होती है उसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक साझेदार का दायित्व उनके योगदान तक सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है? जितना उन्होंने निवेश किया है वहां तक सीमित हो जाएगा। यह एक पृथक कानूनी इकाई है। पृथक कानूनी इकाई है मतलब बिजनेस अलग हो जाता है, बिजनेस का ओनर दोनों अलग हो जाता है ना, और इसका पंजीकरण अनिवार्य होता है। तो बेसिकली जो सीमित दायित्व वाली साझेदारी होती है वो साझेदारी और कंपनी जो होती है उस दोनों की विशेषताओं को शामिल करती है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब अवधि के आधार पर हम देख लेते हैं कि हमारी साझेदारी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले आता है निश्चित अवधि की साझेदारी, जो निश्चित अवधि के लिए बनाई जाती है। निर्माण कार्य, मेले के लिए स्टॉल लगाना। निश्चित अवधि से समझ में आ रहा है कि टाइम फिक्स किया गया है कि ये काम या फिर इतने समय बाद ये साझेदारी समाप्त हो जाएगी। अगर कोई निर्माण कार्य, मान लीजिए किसी ब्रिज बनाने के लिए कोई साझेदारी की गई है, तो वो ब्रिज बन जाएगा तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है अनिश्चित अवधि की साझेदारी। तो जिसकी अवधि निश्चित नहीं होती है, यह तब तक रहती है जब तक साझेदारों की सहमति से समाप्त ना किया जाए। और अनिश्चित अवधि की साझेदारी कैसी होगी? अनिश्चित काल तक चलेगी, जब तक सभी लोग सहमत नहीं हो जाएंगे कि चलो इस साझेदारी को समाप्त कर, तब तक वो चलती रहेगी। तो ये हमारी किस आधार पे हो गई? ये हो गई हमारी अवधि के आधार पर। अब यहाँ पर साझेदारों के भी कुछ प्रकार दिए हुए हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, बाकी मोस्टली यही होते हैं। सबसे पहले आता है कौन सा? सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार हम पहले ही देख चुके हैं, जो व्यवसाय के कामों में भाग लेता है। फिर आते हैं निष्क्रिय साझेदार। निष्क्रिय साझेदार जो पूंजी तो लगाते हैं लेकिन काम में भाग नहीं लेते हैं। फिर आते हैं नाम मात्र के। तो जो व्यवसाय में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए नाम देता है, पूंजी या कार्य नहीं करता, मतलब हम बेसिकली इसके नाम का अपने व्यवसाय में यूज कर रहे होते हैं। एक होता है सीक्रेट साझेदार। तो फर्म इसके नाम को प्रकट नहीं किया जाता, वह लाभ में भागी होता है लेकिन सीक्रेट ऐसा होता है कि बाकी लोगों को पता नहीं होता है कि ये व्यक्ति इस फर्म में साझेदार है। ठीक है, तो ये कुछ है जो कि इसके प्रकार दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, वो देखते हैं हम साझेदारी संलेख। अब आप पूछेंगे कि साझेदारी संलेख क्या है? तो जब हम साझेदारी के बारे में बात करते हैं तो साझेदारी हमारी लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है। लेकिन जब साझेदारी लिखित होती है तो जो वो समझौता लिखा जाता है, जो लिखित डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख बोलते हैं, जिसमें साझेदारी के संबंध में साझेदारों के नाम, उनका व्यवसाय, व्यवसाय के उद्देश्य, सारी चीज़ों का जो विवरण होता है वो साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। और साझेदारी संलेख यदि लिखित होता है तो ये बेहतर होता है, साझेदारों के लिए भी और साझेदारी के लिए भी। ठीक है, तो साझेदारी संलेख बेसिकली क्या होता है? एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो साझेदारी समझौता होता है, जिसमें साझेदारी से संबंधित सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हमारी साझेदारी लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है, लेकिन यदि वो लिखित है तो वो एक बेहतर हो सकती है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और साझेदारी का ये पार्ट भी समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।